हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता, उस देश का कोई फ्यूचर नहीं होता। ये बात द इंडिया वे बुक के 3rd चैप्टर द कृष्णास चॉइस में डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है। आज हमारे भारत में इतने सारे महाकाव्य हैं जिनका हम यूटिलाइज करके सुपर पावर बन सकते हैं। आज जब भारत एक सुपर पावर बनने के रास्ते में है, आज एक इमर्जिंग पावर है, तो इंडिया को अपने पाथ को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता लेना चाहता है और वो विश्व को क्या देना चाहता है। भारत हमेशा हमेशा से विश्व को अपने से ज्यादा ही दिया है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वहां की पॉलिटिक्स, वहां की फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ मैकियावेली की द प्रिंस और प्लेटो की द रिपब्लिक से इन्फ्लुएंस्ड पाई जाती है। अगर आपने ये दोनों बुक नहीं पढ़ा है, द रिपब्लिक एंड मैकियावेली की द प्रिंस, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस बुक को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवेज, हम बात करते हैं द इंडिया वे के बारे में। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के वर्तमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बुक का लॉन्च किया था लगभग 1 साल पहले, द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस बुक। मराठी वर्जन का जो संस्करण है वो 28 जनवरी 2023 को पुणे में किया गया था। वहां पर उनसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू हिम हु इज द बेस्ट डिप्लोमेट, तो उन्होंने हनुमान जी और श्री कृष्णा का उन्होंने नाम लिया था। उन्होंने महाभारत का कॉन्टेक्स्ट लेकर बताया कि कैसे महाभारत और रामायणा हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी को और हमारे देश को इंप्रोवाइज कर सकता है। इसके बारे में उन्होंने खुल के चर्चा की है इस बुक में। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ये अगर कोई डिप्लोमेट्स है तो उसके लिए हैंडबुक है, ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है। अगर आप इसमें अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत डिटेल्ड वे में सब कुछ बताया गया होगा, तो नो, दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। लेकिन ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट देती है आपको कि इंडिया कौन से रास्ते को चूज कर सकता है अगर वो सुपर पावर बनना चाहता है, या फिर वो अपने फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करना चाहता है। ओके, सो इस बुक में डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार इंडिया ने 3 बहुत बड़ी गलती की है। पहला, 1947 का पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशनिंग हुआ था, जो विभाजन हुआ था, वो सबसे पहली गलती थी डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार। और दूसरा, जो हमारा जो इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस लाए गए थे, जो रिफॉर्म लाया गया था हमारी इकोनॉमी में, वो काफी लेट से हुआ। आपको पता ही है कि एलपीजी रिफॉर्म हमारे इंडिया में 1992 में इंप्लीमेंट किया गया था। हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसने हमसे 20 साल पहले ही इस रिफॉर्म को इंप्लीमेंट कर दिया था, और ये 20 साल आज इंडिया पे बहुत भारी पड़ रहा है। आज वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तीसरी गलती जो इंडिया ने की, वो जो न्यूक्लियर पावर बनने में बहुत टाइमिंग हम बहुत टाइम हमने लगा दिया, हम इसके पोटेंशियल को टैप नहीं कर सके। ये 3 मेन गलती जो इंडिया ने की है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस जयशंकर। ये है डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जो 30th विदेश मंत्री हैं। बात है 28 जनवरी 2023 की। वो पुणे में थे डॉक्टर एस जयशंकर जी। उनसे पूछा गया कि हु इज द बेस्ट डिप्लोमेट अकॉर्डिंग टू यू, तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी और श्री कृष्णा से बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ के बताते हैं कि हनुमान जी ने एज ए डिप्लोमेट वो श्रीलंका गए थे रावण के पास, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर। लेकिन जब जरूरत हुई तो उन्होंने अपने आप को एज ए डिप्लोमेट ही नहीं रखा। उन्होंने वहां पे ऑपरेशन भी किए और लंका दहन कर दिया, यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस भी उन्होंने हैंडल किया था, चाहे युद्ध के वक्त या फिर जब डिप्लोमेसी की बात हुई, जब संवाद करने की बात हुई, फिर भी उन्होंने दोनों ही रोल बहुत अच्छे से अदा किया। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस जयशंकर, हनुमान जी भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, जिससे हम इंडिया वाले और ये इंडिया सीख सकता है। वो आगे बढ़ के वो बात करते हैं श्री कृष्णा के बारे में कि उन्होंने कैसे अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू धर्म की स्थापना की थी। आज अगर किसी भी स्कॉलर से पूछा जाए या फिर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि आपके लिए फॉरेन
पॉलिसी के लिए बेस्ट बुक क्या है या फिर पॉलिटिक्स के लिए बेस्ट बुक क्या है, तो यूजुअली लोग इन दो बुक्स की नाम लेते हैं, मैकियावेली की लिखी हुई द प्रिंस एंड प्लेटो के द्वारा लिखी हुई द रिपब्लिक। अगर आपको इस बुक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। महाभारत, डॉक्टर एस जयशंकर जी बोलते हैं कि मतलब कि महाभारत जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट डिप्लोमेटिक बुक है। ये आज के जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर आज जब आप विश्व की बात करते हैं तो जब 1994, 1945 से लेकर 1991 तक की बात की जाए तो जो पूरा वर्ल्ड था वो दो भागों में बटा था, यानी कि बाइपोलर था। एक खेमा था अमेरिका वालों का, दूसरा था यूएसएसआर का। लेकिन आज 2023 में इंडिया ये जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो चुका है। वही सेम सिचुएशन महाभारत के वक्त भी था। इसीलिए महाभारत के कॉन्टेक्स्ट को आज के विश्व के कॉन्टेक्स्ट से मिलाया जा सकता है और काफी सिमिलैरिटीज पाई जा सकती है। महाभारत में अगर आप देखें तो महाभारत सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच में नहीं लड़ा गया था, यहाँ पे बहुत सारे अलायंसेस थे, यानी कि कौरव के पास भी बहुत सारे अलायंस थे, पांडव के पास भी बहुत सारे अलायंसेस थे, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड था उस वक्त। और तब ये दो गुटों के बीच में उस वक्त लड़ाई हुई थी। तो ये महाभारत आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रिलायबल है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। महाभारत ही क्यों? महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है कि धर्मे चा अर्थे चा कामे चा मोक्षे चा भरत शर्भा यदि हास्ति तदंत्र यने हास्ति चा तो किचित। यानी कि जहां पे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात होगी वहां पे महाभारत रिलायबल होगा ही होगा और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज की अगर मॉडर्न पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो आज का जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो महाभारत की तरह है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल विश्व है, देश हैं जो कि आपस में एक दूसरे से तनातनी किए हुए हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अब बात करते हैं दी इंडिया वे के बुक के 3rd चैप्टर के बारे में, द कृष्णास चॉइस। ओके, डॉक्टर एस जयशंकर जी बोलते हैं कि महाभारत डिप्लोमेसी इन दी चैप्टर कृष्णा चॉइस ऑफ हिज बुक इन दी इंडिया वे। वो बोलते हैं कि इन दी कंट्री लाइक इंडिया कल्टिवेटिंग द फॉरेन पॉलिसी इज नॉट लिमिटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। इनका ये कहना है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ सेंट्रल दिल्ली तक नहीं लिमिटेड होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि किसी नॉर्थ इंडिया से पूछा जाए कि एंशियंट इंडिया में या फिर मिडिएवल एज में इंडिया की नेवल पावर क्या थी और उसको उस नेवल पोटेंशियल को इंडिया ने किस तरीके से टैप किया था, तो मे बी पॉसिबल कि नॉर्थ इंडियन लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। लेकिन आप अगर यही क्वेश्चन अगर किसी साउथ इंडिया के लोगों से पूछेंगे तो वो उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वो उस कोस्टल एरिया में रहते थे। तो यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। दैट फॉरेन पॉलिसी शुड कम फ्रॉम ईच एंड एवरी होम, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और दुनिया में जो भी घटना होती है उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया पे और हमारे घर तक जरूर पड़ता है। इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कोविड-19 की। जो कोविड-19 हुआ उसके कारण इंडिया में बहुत ही केओस हो गया था और इसका इंपैक्ट हमारे घर तक पड़ा। फिर वो चर्चा करते हैं रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में, कैसे उसके कारण सप्लाई चेन इंपैक्टेड हुआ, महंगाई आई और उसका इंपैक्ट हमारे पॉकेट तक पड़ा, हमारे घर तक पहुंचा। इसलिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे घर तक पहुंचता है। यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, जो होनी चाहिए आइडियल फॉरेन पॉलिसी, दैट शुड बी मास सेंट्रिक। इसके बारे में वो चर्चा करते हैं इस बुक में। अगर आप
बिफोर कोविड के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो था उसमें वेस्टर्न कंट्री थी, वो लोग काफी ज्यादा वो चाइना सेंट्रिक थे, यानी कि जो मैक्सिमम सप्लाई चेन के लिए जो डिपेंडेंसीज थी वो चाइना पर थी। लेकिन कोविड 19 के कारण ये विश्व को समझ में आ गया कि आप चाइना पे अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल, क्योंकि एक पे डिपेंडेंसीज है ना कहीं आपके लिए बाद में फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए वेस्टर्न वालों ने एक नई पॉलिसी लाई, चाइना प्लस वन की, और इसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इंडिया ने अच्छे से किया। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने 6 पिलर्स की बात की है फॉरेन पॉलिसी को लेकर और इंडिया के बारे में। तो उसमें सबसे पहला पिलर जिसके बारे में वो बात करते हैं वो है आत्मनिर्भरता, यानी कि मेक इन इंडिया मूवमेंट। वो बोलते हैं कि इंडिया को अपने सप्लाई चेन को काफी ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है, और यहाँ पे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा है ना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे चीजों का, वस्तुओं का, हम अगर उसको एक्सपोर्ट करने लगे दैट इज गोना बी वेरी मच बेनिफिशियल, और हम में वो पोटेंशियल भी है। वो चर्चा करते हैं कोविड 19 के वक्त बनाए गए सबसे अफोर्डेबल वैक्सीन के बारे में, जिसका जो पूरे इंडिया ने मैक्सिमम अराउंड 50 प्लस कंट्रीज को उन्होंने सप्लाई किया था, और इंडिया में भी उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हुआ, और आज हम लोग कोविड 19 से के वैक्सीन से ऑलरेडी हम लोग उसका टीकाकरण करा चुके हैं। फिर वो बात करते हैं कि हम डिफेंस सिस्टम में जब खुद से हम अपने इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। चाहे वो फिर आगे बात करते हैं कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पर आईफोन वाले अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया में। चाहे आप आईटी सेक्टर की बात करें, आज बड़ी से बड़ी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और हम आज मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स मतलब कि आ रहे हैं मार्केट में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत पे जो कि अश्नीर ग्रोवर का है, उनकी टोटल जो वैल्यूएशन है इट्स आई थिंक अराउंड $3 मिलियन की है, $1 बिलियन की है, सॉरी। इतना फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास है भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है और कितना इंप्रोवाइज हुआ है ड्यू टू दिस मेक इन इंडिया मूवमेंट। वो दूसरे पिलर की बात करती हैं जो कि है आत्मविश्वास, यानी कि जब आत्मविश्वास की बात आती है तो इंडिया ने हमेशा से पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का सबसे जो केंद्र बिंदु है वो है वसुदेव कुटुंबकम। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड 19 में कुछ हमारे भारतीय फंसे हुए थे तो इंडिया ने सिर्फ अपने ही लोगों को इंडिया नहीं लाया, विश्व से एयरलिफ्ट नहीं कराया, जबकि बल्कि नेबरिंग कंट्री के मतलब कि के स्टूडेंट, वहां के लोगों को भी उन्होंने एयरलिफ्ट कराया। अगर यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की बात करें तो जब एयरलिफ्ट करने की बात हुई तो हमने पड़ोसी देशों के विद्यार्थियों को भी एयरलिफ्ट कराया, और उनका उनको सेफली हम इंडिया में लिया, फिर यहाँ से हमने उनको उनके गंतव्य स्थान पे हमने उन्हें पहुंचा दिया। तो जो इंडिया है वो पूरे विश्व को ही एक परिवार की तरह मानता है, इसलिए हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का जो केंद्र बिंदु है वो है वसुदेव कुटुंबकम। डॉक्टर एस जयशंकर द इंडिया वे के 3rd चैप्टर द कृष्णास चॉइस की शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं। वो लिखते हैं कि ए नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर। भारतवर्ष ने अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी गलतियां की है जहां पे उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, जिसका खामियाजा देश ने भुगता है। और ये कहते हैं कि हमें इसका इंश्योर करना चाहिए कि हमें अपने पास्ट के गलतियों से सीखने की बहुत जरूरत है, वहां के स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ सीखने की बहुत जरूरत है। वो एग्जाम्पल लेते हैं बलराम एंड रुक्मा का। बलराम जो कि प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वो किसी भी
वो न्यूट्रल थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। लेकिन जब महाभारत की लड़ाई होती है, जब जहां पे मल्टी पावर जब गुट बना लेते हैं, तो उनको किसी ना किसी एक साइड का मतलब को सपोर्ट करना ही होता है। ये बात डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं अपने इस बुक में। वो बोलते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर डज नॉट फेवर इंडिया ज्वाइनिंग एनी अलायंस सिस्टम, बट ही डज नॉट सपोर्ट द ओल्ड स्कूल नॉन अलाइनमेंट इधर। ओके, अब यहां पे वो आगे बात करते हैं महाभारत की, और वो बताते हैं कि कि इंडिया को किसी देश के गुट में, यानी कि कोई जो ग्रुपिंग चल रही है उसमें मतलब कि एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट वाला जो स्कूल है जो नेहरू जी का था, उसको भी अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो चुका है 1947 से। वो बात करते हैं अर्जुन के डायलेमा की। अर्जुन जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल वॉरियर थे, उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कंसिक्वेंसेस से डरते थे। जब युद्ध होता है महाभारत का, तो वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे इस युद्ध के मिडिल में लेकर जाइए, और मैं वहां से सारी चीजों को देखना चाहता हूं। और फिर वहां पे वो अपने हथियार को त्याग देते हैं, बोलते हैं मेरे से लड़ाई नहीं की जाएगी। वहां पे प्रभु श्री कृष्ण उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको समझाते हैं कि उनका पोटेंशियल क्या है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि पांडव जो कि संख्या में बहुत कम थे, अगर सेना की भी अगर रेशियो की बात की जाए तो 11:7 का रेशियो था कौरव के साथ, फिर भी पांडव जो थे वो ये युद्ध जीत जाते हैं। आज इंडिया भी कुछ ऐसे ही अर्जुन वाले डायलेमा में फंसा है। सबसे पहले अगर आतंकवाद की बात की जाए तो उसको रोकने के लिए इंडिया को बहुत टफ डिसीजंस लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं ले सकता, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस से इंडिया पास्ट में डरा करता था। लेकिन इंडिया इसी श्री कृष्ण के स्ट्रैटेजी को अपनाता है, और इसके बाद हमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक चीजें देखने को मिलती है। इसका रिजल्ट ये है कि अब इंडिया में टेररिस्ट का हमला जो है बहुत मिनिमल हो गया है। लेकिन आप याद करेंगे जब 2007 से 2013 के वक्त तो इंडिया में बहुत सारे एक्टिविटीज थे जो टेररिज्म वाले कर रहे थे। इंडिया एक वाज लाइक ए प्ले ग्राउंड, जहां पे वो आते थे, अपनी चीजों को एक्सरसाइज करते थे और चले जाते थे। तो इसीलिए ये चीजें महाभारत से सीखी जाती है। इसके बारे में अपने बुक में डॉक्टर जयशंकर जी कहते हैं। डॉक्टर जयशंकर जी बोलते हैं कि महाभारत के जितने भी कैरेक्टर थे, सबके वो सारे लोग अपने नेशन के इंटरेस्ट एंड अपने गोल के इंटरेस्ट की सुरक्षा कर रहे थे। वैसे ही इंडिया को अपने गोल और अपने नेशन की सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी चाहिए, चाहे वो करना हो या फिर भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, अभिमन्यु हो, या फिर भीम हो। सारे लोग अपने गोल और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे थे। आज इंडिया को भी वैसे ही करने की जरूरत है। महाभारत डॉक्टर जयशंकर जी बोलते हैं कि अर्जुन की चॉइस बताती है कि कैसे हार्ड डिसीजन लेने के रिजल्ट अच्छे होते हैं। जैसे जो मैंने बताया पहले कि जो हमने टेररिज्म के खिलाफ जो हमने काफी ऑफेंसिव अप्रोच रखा है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो हम आपको निश्चित नाबूद कर देंगे। ये जो अप्रोच है अभी ऑफेंसिव अप्रोच है, ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा है इंडिया के लिए। ये सारी चीजों का जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बुक में किया है। स्ट्रैटेजिक पेशेंस, डॉक्टर जयशंकर जी स्ट्रेटेजिक पेशेंस के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं शिशुपाल और प्रभु श्री कृष्ण के लड़ाई के बारे में, जहां पे शिशुपाल श्री कृष्ण जी को हमेशा अपमान करता रहता था, और श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं तुम्हें 99 बार 99 टाइम्स तुम जो मेरा अपमान करोगे उसको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन
अगली बार तुमने कुछ किया, यानी कि जैसे तुम 100वां बार अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं इसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। इसलिए 99 टाइम्स वो शिशुपाल को माफ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो 100वां गलती करते हैं उसका गर्दन वो धड़ से अलग कर देते हैं सुदर्शन चक्र के द्वारा। और ऐसा ही जो स्ट्रैटेजी है वो अभी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ अपना रहा है, क्योंकि फोर्स इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे जो अमेरिका का ईरान में जो इन्वेजन था, उसने अपने ट्रुप्स का यूज किया, अपने पावर का यूज किया और वो देश बर्बाद हो गया। तो वहां से भी हम सीख सकते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, इट इज जस्ट एन ऑप्शन। तो वही चीजें हम लोग अपनी डॉक्ट्रीन में भी रखें, डिफेंस डॉक्ट्रीन में भी रखें कि ऑल्दो हम लोग न्यूक्लियर पावर से एम्पावर्ड हैं, लेकिन हम उसको नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंदर रखे हैं। तो ये जो पेशेंस वाली डिप्लोमेसी है वो हमारे इंडिया का पार्ट है और ये महाभारत से ड्रिवन है। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब महाभारत में एक तरफ दुर्योधन थे और एक तरफ अर्जुन थे, जब उनके पास डिसीजन आया कि उनको क्या सिलेक्ट करना है, प्रभु श्री कृष्ण को या फिर उनकी नारायणी सेना को, तो वहां पे दुर्योधन जो है वो श्री कृष्ण के पोटेंशियल को नहीं समझ पाए, उसको टैप नहीं कर पाए, और अर्जुन ने ये पोटेंशियल को समझा, उन्होंने श्री कृष्ण को मांगा युद्ध में। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि पांडव युद्ध जीत गए। उसी तरह इंडिया को उन सारे पोटेंशियल्स को और आउट ऑफ द बॉक्स पोटेंशियल्स को जानने की जरूरत है और आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की बहुत जरूरत है। इंडिया पोस्ट 2014 ऐसे डिसीजंस लेता आया है, जैसे डिमोनेटाइजेशन या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अभी भी बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल हैं जहां पे उसको टैप करने की जरूरत है, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक इंजीनियरिंग हो गई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे चीजों को एनहांस करने की जरूरत है। और इंडिया इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इंडिया शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, किसी भी डिसीजन को और या कोई भी डिसीजन कब लेना है ये बहुत जरूरी होता है। वो रेफरेंस लेते हैं महाभारत के कुछ डिसीजंस का। इसके लिए वो बात करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप कर्ण को तब मारिए जब वो रथ से उतर के अपने पहिए को दलदल से बाहर निकाल रहे थे। उस वक्त कर्ण निहत्थे थे। ऑल्दो ये गलत साउंड होता है, लेकिन एक बड़े कॉज के लिए ऐसे टफ डिसीजंस लेने होते हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पांडव युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि कर्ण एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल साबित हो सकते थे इस केस में। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज के नाम से काफी प्रख्यात है, उन्होंने अपने लाइफ में कभी कोई झूठ नहीं बोला। जब गुरु द्रोणाचार्य जब पांडव के सेना पे बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे तो उनका वध करना बहुत जरूरी था। इसके लिए स्ट्रैटेजिकली श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के थ्रू ये विश्वास दिला दिया गुरु द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर से कि क्या रियली में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का ये हाथी मारा गया था, उनका बेटा नहीं। और इस शोक में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए और उस वक्त अर्जुन ने उनका वध कर दिया। फिर वो अगला एग्जाम्पल लेते हैं शिखंडी का। भीष्म पितामह जो सबसे ग्रेट वॉरियर थे उस महाभारत के, तो वहां पे उनको खत्म करने के लिए, उनका वध करने के लिए शिखंडी का यूज किया श्री कृष्ण ने। तो स्ट्रैटेजिकली हमें सही वक्त पे सही डिसीजंस लेना चाहिए। अगर रूल्स के साथ अगर हल्का सा प्ले भी करना पड़ जाए, वी शुड डू इट।
महाभारत में कोड ऑफ कंडक्ट्स जो भी थे, जो रूल्स थे, जो कोड ऑफ वॉर थे, उसका बहुत बार वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर हम ये महाभारत से ये सीख सकते हैं कि अगर किसी चीज का मतलब कि अगर बड़े कॉज के लिए अगर हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वहां पे रूल्स के साथ प्ले करना बहुत जरूरी है। इसके बाद श्री कृष्ण जिक्र करते हैं इंसान को विजनरी होना चाहिए, जो आपके लीडर हैं उसको विजनरी होना चाहिए। उसका वो और जयशंकर इसके लिए कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं, जैसे बर्बरिक एक ऐसे योद्धा थे जो कि महाभारत के पूरे रिजल्ट को, युद्ध के पूरे परिणाम को बदल सकते थे। उनका युद्ध से पहले ही उनका वध कर दिया जाता है ताकि वो युद्ध में पार्टिसिपेशन ना कर सके। यह था विजनरी अप्रोच। दूसरा नॉट शिशुपाल या सो इससे आज सपोज करिए आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लीकेबल है। अगर आप चाइना की बात करें तो जो माओ जेडोंग थे उनको पता था कि चाइना में वाटर की शॉर्टेज है और इसलिए जो साउथ चाइना है वहां पे पानी की कमी है, इसलिए उन्होंने उस वक्त ही अप्रोच रखा था कि तिब्बत को अगर हम एनेक्स कर ले तो वहां से हम पानी की जो पूर्ति हम कर सकते हैं। और आज चाइना को आप देखेंगे इतने विजनरी थे वहां के नेता कि आज वहां पे ढेर सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर में जाके जब मे बी वाटर वॉर हो सकता है, इसके लिए भी एक अलग वीडियो में बना सकता हूं। अगर आपको वाटर वॉर के बारे में जानना है विश्व के तो कृपया कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस वाली वीडियो बना दूंगा। तो एक लीडर को विजनरी होना भी बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें महाभारत में अवेलेबल है जो हम सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं हम अपने डॉक्ट्रिन में, हम अपने फॉरेन पॉलिसी में। और इस तरीके से भारत विश्व में एक शक्तिशाली देश बन सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन है, उसको जाके क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।